अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बिलाशुबा तहरीक इंसाफ का दूसरा नाम इमरान खान है, सिर्फ इमरान खान। लेकिन 9 मई से पहले तहरीक इंसाफ के कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिनकी पार्टी के फ़ैसलों में बड़ी अहमियत उनकी हासिल होती थी। इमरान खान के हर थिक एंड थिन में वो चेहरे हमेशा साथ रहे, शामिल रहे। हर गर्म सर्द मौसम और मुफाहमत से मुज़ाहमत तक ये साथी उनके राइट लेफ़्ट हमें नज़र आते थे। इन मेन लीडर्स में एक बड़ा नाम असद उमर का भी था। धीमे लहजे में बात करने वाले असद उमर तहरीक इंसाफ में नहायत संजीदा और टू द पॉइंट चलने वाली शख्सियत माने जाते थे। जब 2012 में असद उमर ने पाकिस्तान की सियासत में वो आए तो उनकी तालीम और प्राइवेट फर्टिलाइज़र कंपनी से ली जाने वाली जो उनकी इमारत थी, तनख्वाह का बड़ा जिक्र हुआ कि बड़ी अच्छी वो तो अपनी नौकरी कर रहे थे। उन्हें अपनी काबिलियत के सर पर हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइवेट सेक्टर में ही सितारा इम्तियाज़ जैसे कौमी एजाज़ से नवाजा भी। शायद ऐसे ही कुछ लोग थे जिनकी वजह से PTI को एक नज़रियाती लोगों की जमात माना गया। 2013 के इलेक्शन में इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की असद उमर साहब ने सीट जीती तो सियासी मुखालिफत और इल्ज़ामात की साइंस फिर समझ में आने लगी। 2018 में अपनी हुकूमत आई तहरीक इंसाफ की तो वज़ीर ख़जाना का ओहदा संभाला असद उमर ने, लेकिन फिर कुछ ही महीनों के बाद, चंद महीनों के बाद उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया। फिर भी असद उमर ने पार्टी के साथ जो एक रिवायती अंदाज़ होता है इख्तलाफ नहीं किया उस तरीके से, ना कोई मुखालिफत वाला कोई बयान दिया, ना ही वो इनकॉन्ट्रोवर्शियल जिस तरह लोग हो जाते हैं वो नहीं रहे, पार्टी के साथ लॉयल रहे। यही वजह थी कि बाद में उन्हें वजारत भी दी गई। जनरल सेक्रेटरी होते हुए पार्टी के फैसला साजों में उनकी राय बड़ी अहमियत रखती थी। लेकिन फिर 9 मई का दिन आता है, इमरान खान की गिरफ्तारी होती है, उस पर जलाओ घेराव शुरू होता है, जिसके नतीजे में एक क्रैक डाउन शुरू हुआ। पार्टी लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में पार्टी या सियासत छोड़ने के ऐलानात धीरे धीरे सामने आने लगे। तो 24 मई को असद उमर ने भी तहरीक इंसाफ बल्कि सियासत को ही उन्होंने खैरबाद कहा। यही वो लम्हा था जब असद उमर ने पहली बार पार्टी के ख़िलाफ़ कुछ मतनाज़े बयानात भी दिए, उनकी मुखालफत कुछ सामने आई। क्या कहा था ज़रा देखिए। 9 मई के बाद ख़ास तौर पर इस वक्त मेरे लिए ये ज़ाती तौर पर मुमकिन नहीं है कि इन हालात के अंदर क़यादत की जो ज़िम्मेदारियां होती हैं वो मैं निभा सकूं, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो ज़िम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफ़ी होऊंगा। एक ये वजह भी है कि मैं खुलकर बात करना चाहता हूँ। मेरे पर कोई दबाव नहीं था, जो मैंने आपको फ़ैसला किया है ये मेरा अपना फ़ैसला है। असद उमर साहब ने बताया था कि वो पार्टी उमूर में हमेशा ये कहते रहे कि हम ख़तरे को सही से भांप नहीं रहे और बिलाखिर 9 मई को ख़तरे की घंटी बजी। असद उमर उन मेन लीडर्स में से थे जिनके जाने के बाद अचानक महसूस हुआ कि तहरीक इंसाफ के पास शायद कुछ रहा नहीं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहमत और क्रैकडाउन के बावजूद खुद को पाकिस्तानी सियासत से वाइप आउट नहीं होने दिया। ये भी एक हकीकत है कि पार्टी पर बदतरीन सख्ती आई, दबाव आया, जिसके बावजूद बहुत से रहनुमा साथ छोड़कर नहीं गए। मुज़ाहमत में पार्टी की मकबूलियत बढ़ती चली गई, आज तक बढ़ रही है। और फिर 8 फरवरी का दिन आता है जब इस पार्टी ने, वर्कर्स ने वो कर दिखाया, लोगों ने वो कर दिखाया जो तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा कम बैक था। पार्टी और सियासी हालात मकबूलियत और कबूलियत में कहीं कंफ्यूज होकर रह गए, जो अभी तक टस से मस नहीं हो रहे हैं। इस वक्त पार्टी में पुराने और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाले लीडर्स की वापसी पर भी बहस चल रही है और तहरीक इंसाफ के अंदर इस पर बड़ी बहस है कि उन लोगों को वापस लेना है, नहीं लेना है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा असद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सियासत के बगैर ज़िंदगी कैसी चल रही है असद उमर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है? नहीं, कोई इरादा नहीं। सोच भी नहीं है? कोई मजबूर भी नहीं करता? पुराने साथी याद नहीं आते? नहीं, साथी बिल्कुल याद आते हैं, साथियों से राब्ता भी है और बहुत सारे लोग मजबूर भी करते हैं। लेकिन वो जो एक फ़ैसला किया है वो उसमें कोई इबाम नहीं है। असद उमर साहब जब बैठते हैं और अपनी एक सालों पर मुहित एक अपनी सियासी जद्दोजहद और सियासी ज़िंदगी पर जब नज़र डालते हैं और तहरीक इंसाफ का जो सफ़र है और आज जिन हालात में तहरीक इंसाफ है, आपको क्या लगता है इन हालात का ज़िम्मेदार सिर्फ एक 9 मई का दिन है या इनका जो दौर इक़्तिदार था 2018 से लेकर 2022 तक, उसमें भी इनकी बहुत सारी गलतियाँ? क्या गलतियाँ आप क्या समझते हैं?
देखिए, पहले तो आप ये बताएं कि आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ इस वक्त कहाँ खड़ी हुई हो जो आप बोल रहे हैं। ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ खराबी नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है, दो मुख्तलिफ हकीकतें हैं इस वक्त, और दोनों हकीकतें एक ये है कि शायद तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान इतने मकबूल हैं जितने कभी भी अपने सियासी करियर में नहीं थे। तो पार्टी की और लीडर की मकबूलियत जो है वो इस वक्त उरूज पर है, वो बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन मुश्किलात हैं सिस्टम के अंदर, निज़ाम के अंदर इस वक्त शदीद मुश्किलात हैं पार्टी के लिए। अमूमी तौर पे पार्टी के जो तमाम ओहदेदार हैं, वर्कर्स हैं, बहुत सख्तियों से गुजरे हैं। हज़ारों लोगों ने सख्तियां देखी हैं और आज भी उनमें से कई जो हैं वो सख्तियां देख रहे हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा जाहिर है जिसने परेशानी या सख्ती का सामना किया वो इमरान खान खुद हैं। शाह महमूद कुरैशी हैं, परवेज़ इलाही अभी बाहर आए हैं, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, आलिया हमजा, मियां महमूद रशीद, उमर चीमा, बहुत सारे साथी हैं। साहब साथी मेरे ऐसे हैं जिन्होंने मुश्किलात का सामना किया है। तो ये दोनों हकीकतें हैं, मुश्किलात भी हैं और मकबूलियत की उरूज भी है। लेकिन इन सख्तियों में आप नहीं समझते कहीं ना कहीं तो तहरीक इंसाफ की गलतियां हैं? ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही ज्यादतियां हो रही हैं, कहीं तो इनकी गलतियां हैं। 9 मई की गलतियां जिससे खुद आपने डिस्टेंस किया, आपने सियासत छोड़ने पर आप मजबूर हुए। तहरीक इंसाफ की भी तो कुछ गलतियां हैं। देखिए, कोई भी इंसान जो है या कोई भी इदारा जो है वो तमाम फैसले ठीक नहीं करता। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि अगर कोई ये कहे कि हमने कभी गलती नहीं की तो इसका मतलब कि या तो वो सच नहीं बोल रहा और या जो है वो कोई बहुत ज़हीन इंसान नहीं है। जाहिर है जब इंसान फैसले करता है, सियासी पार्टियां, इदारे फैसले करते हैं तो उसके अंदर गलतियां भी होती हैं। तो ज़रूर अगर आप तज्जिया करेंगे, देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं गलती भी नज़र आएगी। 9 मई आज तो तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है कहती है कोई प्लान नहीं था, लेकिन खान साहब के हमारे सामने वो बयानात भी हैं कि जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हुई तो जाहिर है लोगों ने उधर जाके नहीं अटैक करना था, या लोगों में गम और गुस्सा था, आपने उनके लीडर्स को इस तरीके से गिरफ्तार किया। कोई ये सिर्फ वो अचानक गिरफ्तारी का नतीजा था या कुछ चीज़ें प्लान थी कि अगर खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा तो लोग वहाँ जाएंगे और अपना एहतजाज करेंगे? देखिए, इसमें सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरह मैं कई दफ़ा पहले बोल चुका हूँ कि मेरे सामने कोई मीटिंग या मेरे इल्म में कुछ ऐसा नहीं था, ना मेरे सामने कोई मीटिंग हुई, ना मेरे कोई सुनने में आया कि ऐसी कोई मीटिंग हुई है जिसके अंदर इस किस्म के फैसले हो रहे हैं। इससे ज़्यादा बहुत मज़ीद मैं इसलिए भी नहीं बात करूँगा कि शाजिया इस वक्त भी मेरे ऊपर 12 मुकदमे 3 मुख्तलिफ शहरों के अंदर दहशत गर्दी के 9 मई के वाक़यात से जुड़े हुए लगे हुए हैं। हालांकि आपको भी पता है कि मेरे क्या ख्यालात हैं इस मामले में, लेकिन क्योंकि वो मामला कोर्ट में भी है, जो भी मेरे इल्म में है, जो मेरा मानना है और वो उसका लुब्बे लुबाब मैंने आपको बता दिया, वो मैं JIT के सामने भी जाके बता चुका हूँ। तो सियासत छोड़ने का फैसला किसी प्रेशर का नतीजा था? जिस तरह तहरीक इंसाफ के बड़े चेहरे सामने आए, कुछ ने IPP को ज्वाइन किया, कुछ ने सियासत छोड़ी, या फैमिली का आपका जाती और आपकी फैमिली की राय थी कि अब सियासत में रहना ठीक नहीं है? अच्छा, राय तो मेरी जाती और फैमिली का, और ये भी मैं पब्लिकली पहले भी बता चुका हूँ कि ये फैसला कुछ जुलाई अगस्त 2021 जब हमारी हुकूमत थी, जब कोई तहरीके अदम एतमाद का नामो निशान नहीं था और तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल रही थी, ये उस वक्त फैसला किया था। मेरे काबीना के कई कॉलीग्स हैं, उनको भी इस बारे में पता है। उस दिन मैं काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम कर रहा था, उन्होंने भी ऑन एयर कहा कि हाँ आपने मेरे सामने भी ये बात की थी। तो ये फैसला पहले हो चुका था। बाकी उसके अलावा जो तफसील जो है वो मैं उसके ऊपर पब्लिकली नहीं कमेंट करना चाहता। अब जो मौजूदा सियासी हालात हैं, असद उमर साहब आप एक बड़ी कदावर शख्सियत हैं, सियासत में आपका एक बड़ा नाम है, इसका वे आउट आपको क्या नज़र आता है जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है? अभी तक मुश्किलात झेल रहे हैं, सख्तियां झेल रहे हैं, फिर 8 फरवरी का जो दिन आता है इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम अपना जो पलड़ा है वो तहरीक इंसाफ के पलड़े में डालते हैं अपना सारा वज़न। ये कैसे अब सारा वो निकल सकता है? ज़ाहिर है आपको पता है कि अवाम ने जिसको वोट दिया वो तो अपोजिशन में आ गए, जिनको वोट नहीं मिला वो इक़्तिदार में आ गए, लेकिन उसके बावजूद आप देखें अवाम मानने को तैयार नहीं है, सख्तियां तहरीक इंसाफ वैसी झेल रही है। हल क्या है? मुज़ाकरात कोई करने को तैयार ही नहीं है।
देखिए, सबसे पहले तो जब भी कोई मर्ज होता है उसकी तशखीस की जाती है और उससे भी पहले ये माना जाता है कि मर्ज है आपको। मेरी एक अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मैं आपको बताऊं, जो बहुत मेरी ज़िंदगी की जो सबसे तकलीफ़ दे लम्हे हैं या वाक़या जो हैं, उनमें से एक है, मुझसे बड़े थे मेरे भाई, 13 साल बड़े थे, उनको कैंसर हुआ। हाँ। और वो पहले कई माह जो है लोग उनको बोलते रहे आपका वज़न कम हो रहा है, डॉक्टर को चेक कराएं, और वो कहते रहे नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जब तक उन्होंने मजबूरन जाके उनको ज़बरदस्ती फैमिली लेकर गई डॉक्टर के पास, तो पता चला कि कैंसर जो है वो स्टेज 4 तक पहुंच चुका है। और उसके बाद इलाज करना जो है वो जाहिर है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये इसमें कोई शक नहीं कि ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन फिर भी इंसान की तरफ से जो कोशिश होनी चाहिए उसमें देर कर चुके थे। तो यहाँ पर भी पहले तो आप मर्ज को माने ना, जिस तरीके से आपने ये कहा कि अगर कौम एक तरफ खड़ी हुई है और हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी हुई है, तो कोई भी मुल्क जो है वो कामयाबी से अपना निज़ाम कैसे चला सकता है। सबसे पहले तो ये मानने की बात है। जब आप ये मान जाएंगे कि ये जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल जो है वो मुल्क के मफाद में नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में नहीं है, फिर उधर से आप हल ढूंढना शुरू करेंगे। और मजमूई तौर पे या मैं एक ओवरऑल अगर उसकी बात करूं, तो वो हल जो है वो मेरी नज़र के अंदर सिर्फ और सिर्फ उससे निकलता है कि साथ बैठ के वो लोग जो इसके फरीकैन हैं, जो बड़े बड़े फरीकैन हैं मौजूदा निज़ाम हुकूमत या निज़ाम सियासत के, बशमूल ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के, वो साथ बैठेंगे और बातचीत से इसका हल निकालेंगे तो कामयाबी से हम यहाँ से निकलेंगे। सिर्फ सियासतदान आपस में बैठें या ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट हकीकत है उनके साथ भी बातचीत माजी में भी होती रही है। आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में भी बातचीत का एक ही दरवाज़ा है और वो जाकर खुलता है इस्टेब्लिशमेंट के पास, तो उनके साथ बातचीत कितनी ज़रूरी है? जिसके साथ तहरीक इंसाफ करना चाहती है वो नहीं करना चाहते। देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि जो भी अगर हल निकलना है, अगर वो हल जो है वो उसने कामयाबी से इम्प्लीमेंट होना है, तो पाकिस्तान की इस वक्त की हकीकत को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि उसमें इस्टेब्लिशमेंट का ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है। लेकिन आपने कहा सिर्फ दरवाज़ा वहीं खुलता है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता और ना मेरे ख्याल में ये एक पसंदीदा चीज़ है। अगर आप जमहूरियत में यकीन रखते हैं तो आपको हल के लिए देखना जो है वो सियासी जो अकाबरीन और लीडरशिप है उसकी तरफ है। सबसे पहले मेरे ख्याल में सियासी लीडरशिप को बैठना चाहिए, हुकूमत वक्त को, वज़ीर आज़म को इसमें पहल करनी चाहिए। मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ कि असम्बली में, पार्लियामान के अंदर वज़ीर आज़म का जो चेंबर है, उस चेंबर में और लीडर ऑफ अपोजिशन के चेंबर में कोई बहुत ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है। वहीं से निकलें अपने चेंबर से, वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब के चेंबर में जाके बातचीत का आगाज़ करवाएं। लेकिन ये बातचीत शुरू होने से पहले वज़ीर आज़म को ऑन बोर्ड ज़रूर लेना पड़ेगा इस्टेब्लिशमेंट को कि हम ये बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, और गैर मशरूत, दोनों तरफ से गैर मशरूत बातचीत होनी चाहिए और उसको देखें वो किस तरफ जाती है। मेरे ख्याल में अगर सब वाकई में मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, जो यकीनन सब चाहते होंगे कि मुल्क की बेहतरी हो, तो वो साथ खुलूस नीयत से बैठेंगे तो कोई ना कोई हल निकाला जा सकेगा। हर एक को अपनी जो इस वक्त मौजूदा उनकी पोजीशन है उससे कुछ ना कुछ पीछे जरूर हटना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिए बगैर आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ये इनिशिएटिव नहीं ले सकते? इन अदर वर्ड्स हम कहें उधर से जब तक इजाज़त नहीं मिलेगी प्राइम मिनिस्टर इसको आगे नहीं मामले को बढ़ा सकते? मेरे ख्याल में मानी खेज नहीं होगा और शायद तहरीक इंसाफ भी जो है वो बातचीत भी फिर करने में शायद उनको कुछ तहम्मुल हो। उनको भी ये पता होना ज़रूरी होगा कि ठीक है, शुरू सियासतदान आपस में बैठ के करते हैं, बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत शुरू नहीं होनी। जब कुछ उसकी खदोखाल निकल आए, कुछ नज़र आना शुरू हो कि इसके अंदर से कोई हल निकाला जा सकता है, तो उसमें वो कौन सी चीज़ें हैं जो सियासतदान खुद कर सकते हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के ऑन बोर्ड हुए बगैर ये फैसला नहीं हो सकता, वो वाज़ेह हो जाएगा और उसके बाद उनके साथ बात की जा सकती है, बराह रास्त भी की जा सकती है। कोई पहली दफ़ा तो नहीं होगा कि आर्मी की लीडरशिप जो है वो पॉलिटिकल अपोजिशन के साथ बातचीत करे। लेकिन ऐसे में क्या करें जब मौजूदा जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है
बशमूल खान साहब के कि हमने तो ऐसे लोगों के साथ बैठना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी है जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है। हाँ, हम उनसे बात करेंगे, पहले हमारा मैंडेट वापस करें, हमारा जो हक है हमें दें, हमारी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हमें दें, इक़्तिदार हमारा बनता है, अवाम ने हमें चुना है, फिर हम बात करेंगे। डू यू थिंक कि इस तरह की शराइत रख के आप बातचीत का माहौल बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? देखें, दो चीज़ें, एक तो मेरी अपनी ज़ाती राय जो मैंने आपको पहले बता दी कि गैर मशरूत होनी चाहिए, अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप जाके कमरे में बैठ के बातचीत शुरू करेंगे तो जो भी लॉलीपॉप आपको दे ली जाएगी और आप लेके आ जाएंगे, और ज़ाहिर तरीके इंसाफ का कोई फैसला हो ही नहीं सकता हतमी जब तक इमरान खान की उसके अंदर अप्रूवल जो है या उनका एतमाद शामिल ना हो। तो आखिर तो फैसला जो है वो आपकी मर्जी के बगैर हो नहीं सकता, तो इसलिए गैर मशरूत बातचीत शुरू करनी चाहिए। हाँ, जहाँ तक मुतालबों का ताल्लुक है तो इस वक्त तो तकरीबन तमाम फरीकैन जो हैं वो उन्होंने सब ने एक जो सबसे ज़्यादा सख्त पोजीशन हो सकती है वो ली हुई है। और ऐसी सूरत हाल आप समझें इसको कि जो जिस तरीके से जंग में एक सूरत हाल होती है तो जंगी फरीकैन जो है वो एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी कर रहे होते हैं, तो सीज फायर की डिस्कशन शुरू होती है, बातचीत पहले शुरू होती है, फिर वो सीज फायर की बातचीत कामयाब होती है तो फिर गोलाबारी बंद होती है, वरना इधर सीज फायर की बातचीत चल रही होती है, उधर गोलाबारी चल रही होती है। बिल्कुल सही, लेकिन आप समझते हैं कि इमरान खान जेल में हो तो ये सारा प्रोसेस शुरू हो सकता है? क्योंकि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से जब भी हमारी बात होती है, जब भी हम उनसे पूछते हैं कि कैसे इसका रास्ता निकलेगा, तो साथ वो ये भी कहते हैं कि बात हो सकती है, खान साहब को पहले बाहर निकालें, हम लोगों का समंदर ले जाएंगे। उधर KPK से गंडापुर साहब उठते हैं कि मैं लोगों का समंदर ले जाऊँगा, खान साहब को बाहर लेके आऊँगा। तो क्या ये भी रवैया आप नहीं समझते, ये भी तहरीक इंसाफ का रवैया दुरुस्त नहीं है? या आप ये समझते हैं कि हाँ ठीक है, अगर आपने बैठना है तो खान साहब को तो बाहर निकालें, पहले बात कैसे करेंगे आप, किससे बात करेंगे? देखिए, मेरी जो है वो जाहिर है पुराने मेरे साथी हैं तो राब्ते भी होते हैं, बातचीत भी होती है, लेकिन उनकी अंदरूनी फैसला साजी क्या है उसका तो मुझे भी पता नहीं। तो मुझे नहीं पता कि इस वक्त हकीकी पोजीशन जो अंदर होती है पार्टी की वो क्या है। जो पब्लिक स्टैंस है वो ज़रूरी वो नहीं होता कि जो आपकी अंदर की पोजीशन हो। तहरीक इंसाफ का ये कहना, जाहिर है उनका तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का अव्वलीन मुतालबा होना ये चाहिए कि इमरान खान को बाहर लाएं, लेकिन जब बातचीत शुरू होगी अगर उसके अंदर कोई कामयाबी होनी है तो जिस तरीके से ये मामला चलता है उमूमी तौर पे, आप साथ बैठते हैं, आप अपने मुतालबात रखते हैं, दूसरी साइड अपने मुतालबात रखती है, उसके अंदर कुछ के ऊपर इत्तफाक राय होता हुआ नजर आता है, कुछ ऐसे लगते हैं कि बड़ा ये तो मुश्किल है, ये तो नामुमकिन है, इसके ऊपर कैसे इत्तफाक राय होगा। और अगर आपको लगता है लेकिन कुछ न कुछ गुंजाइश है पेशरफ्त करने की, तो फिर जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाते हैं, यानी एतमाद बहाल करने के इकदाम लिए जाते हैं, और वो दोनों तरफ से लिए जाते हैं। उसके अंदर तहरीक इंसाफ जो है वो मुतालबा ये भी कर सकती है कि जी सबसे पहले हम अगली मीटिंग से पहले जो हमारे आपने वर्कर्स पुराने पकड़े हुए हैं, जो हमारी ख्वातीन खास तौर पे पकड़ी हुई हैं, उनको तो बेल के ऊपर आने देना बाहर, मुकदमों के फैसले तो बाद में होंगे, साल साल जिनको हो गया है उनको तो बाहर आने दें। मतलब मैं एक स्पेकुलेशन कर रहा हूँ, एक अपनी तरफ से कयास आराई कर रहा हूँ कि ये रखा जा सकता है पहला कदम, क्योंकि ये मैं आपको बताऊं कि सियासी तौर पे भी और इमरान खान साहब को जितना मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, इमरान खान नहीं बाहर आना चाहेंगे कि यास्मीन राशिद और आलिया हमजा और सनम जावेद अंदर हों और इमरान खान बाहर आएँ। तो उनकी भी ये ख्वाहिश होगी, उनका भी मुतालबा ये होगा कि पहले उनको निकाला जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वजीर तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा असद उमर साहब में थे। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपका। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेरे साथ होंगे MQM के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इत्तेहादी हुकूमत है, बजट आ रहा है, ऐसे में MQM पाकिस्तान के अपने शिकवे हैं, मुतालबात हैं। माजी में भी ऐसा होता रहा है कि बजट से पहले MQM के मुतालबात सामने आते रहे हैं। अब एक बार फिर बजट से पहले MQM ने अपनी इत्तेहादी हुकूमत से बहुत से मुतालबात जो है ना वो सामने रखे हैं। उनमें वजारतों के मुतालबात हैं, बहुत सी तजावीज़ हैं बजट को लेकर। ख़ास तौर पर सिंध की गवर्नरी को बरकरार रखने का बड़ा अहम मुतालबा है MQM का, जो प्राइम मिनिस्टर के सामने भी रखा गया है। MQM पिछले 36 साल से तकरीबन हर वफाकी हुकूमत का अहम हिस्सा रही है, बल्कि मजबूरी भी रही है
अब तो ये जमात अच्छे से जानती है कि इत्तेहादी हुकूमत से कब मुतालबात मनवाने हैं, कैसे मनवाने हैं। ये जमात जानती है कि पावर कॉरिडोर से कैसे अच्छी से अच्छी डील करनी है, आवाम के लिए क्या बात करनी है। MQM किसी भी वफाकी हुकूमत के लिए कितनी अहम है, इसका अंदाज़ा हम ऐसे लगाएं कि एक रोज़ पहले MQM के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो हुकूमत से शिकवा भी करते हैं वजारतों को भी लेकर, और अगले ही रोज़ हम देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में MQM के वफ़द को बुला लिया जाता है। MQM वफ़द की मुलाकात होती है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से। इसके अलावा हमने देखा जब जजेस पर तनकीद का एक सिलसिला शुरू होता है उसमें MQM के कामरान टिसोरी भी वो भी बात करते हैं, फैसल वाडा भी करते हैं, तलाल चौधरी भी करते हैं, ओन चौधरी भी करते हैं, और MQM के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल भी जजेस पर तनकीद करते हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, कराची के साबिक मेयर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब आपका। मुस्तफ़ा कमाल साहब, जैसे कि मैंने कहा कि अदलिया पर बड़ी तनकीद हो रही है, जजेस पर बड़ी तनकीद हो रही है। अब तलाल चौधरी हों, कामरान टिसोरी हों, ओन चौधरी हों, फैसल वाडा हों, मेरे सामने इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब बैठे हैं। मैं आपसे ये पूछूंगी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जुडिशरी को, जजेस को, अदलिया को टारगेट क्यों किया? मैंने क्या टारगेट किया है? आप मुझे अगर मेरी बात को अगर आप मुझे रिपीट कर दें कि मैंने क्या क्या तनकीद। हाँ बताइए। 6 जजेस के हुकूक को लेकर आपने कहा कि 6 जजेस के हुकूक क्या बहुत ज़्यादा हैं। 2 साल से शरई अदालती कोर्ट का फैसला आपके पैलेट बेंच पर पड़ा हुआ है। अल्लाह और उसके रसूल के हुकूक ज़्यादा हैं। जो आपने सूद को लेकर आपने पार्लियामेंट में भी बात की थी, आपने बड़ी इस पर तनकीद की थी। जी जवाब देता हूँ। जी इसी पर जवाब मैं आपसे लेना चाहती हूँ कि सूद का मामला और है, 6 जजेस के हुकूक का मामला और है, आप इसको क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल और नहीं है। आपको यहाँ पे थोड़ी सी गलत फहमी है। सूद का मामला और नहीं है, और इसलिए नहीं है कि सूद के मामले का फ़ैसला हो चुका शरई अदालत में। 16 बैंक्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एपेलेंट बेंच में जाकर स्टे लेकर बैठे हुए हैं 2 सालों से। अल्लाह की किताब कह रही है कि सूद के मामलात कराने वाले अल्लाह और उसके रसूल से जंग में हैं, हालत जंग में हैं। और अल्लाह कह रहा है कि सूद पर मबनी मईशत को सूद को वो ख़त्म करेगा रब, और सदक़ात को जारी, सूद को मिटा कर रहेगा। मेरी मईशत सूद पर है, अल्लाह मेरी मईशत को मिटाने की बात कर रहा है। ठीक है, 2 सालों 1 दिन का काम है सुप्रीम कोर्ट का कि जो 16 बैंक शरई अदालत में 9 साल मुसलसल जिद्दोजहद के बाद ये फैसला आया है, और इससे पहले तो 50 सालों से फैसले आ रहे हैं, लेकिन ये 2022 अप्रैल में फैसला आया है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर उन्होंने वहाँ पर जाकर स्टे लेकर बैठे में, वहाँ पे ये फैसला था कि 5 सालों में मुल्क से बतदरीज सूदी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। उस 5 सालों में 2 साल गुजर गए, लेकिन वो 1 दिन अभी तक काउंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 16 बैंक जाकर वहां पर स्टे लेकर बैठे हुए। तो मेरा बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल बनता है। सही, ये सवाल आप अपनी उस हुकूमत के सामने रखें। आप हुकूमत का हिस्सा हैं, अहम स्टेक होल्डर हैं, आप अहम इत्तेहादी हैं। आप लोग IMF के पास जा रहे हैं, जो IMF से पैसे लेने हैं उस पर भी आपको सूद देना है। सऊदी अरब के 4 अरब डॉलर पड़े हैं, आपको उस पर भी सूद देना है। तो बात यह है कि जिस हुकूमत का हिस्सा है, या तो आपको ऐसी हुकूमत का हिस्सा बनना नहीं चाहिए था, या इस हुकूमत के सामने आप लोग ये मुतालिबात रखें। बड़ा तीर मार लिया आपने सारी बातें करके कि जो है वो IMF, मुझे नहीं पता IMF का कर्जा, IMF से ज़्यादा लोकल बैंक्स का कर्जा है सूदी निज़ाम। जाके ज़रा चेक कीजिए IMF का कर्जा। हम कब कह रहे हैं कि IMF को बना, भाई 5 सालों का है ना, 5 साल। और फिर मुझ पर नाराज होने के बजाय, ये सिर्फ मेरा मसला, कलमा मैं नहीं पढ़ा हुआ है सिर्फ। आप जो है वो हर चीज़ में पार्लियामेंट का इजलास शुरू करते हो तिलावत से, उसके बाद करवाते हो नात। तो क्या मैंने हुकूमत के वजीरे खजाना के सामने अप्रैल में और मई में 12-13 मिनट किसी भी सूद के निज़ाम पर पार्लियामेंट में तकरीर नहीं की है? और आप कह रही हैं कि भाई हम हुकूमत को करें और हम नहीं करें। तो मैं अपनी जो इस्तिताअत है उसका, मुझे अपने अल्लाह को पता है कि मेरी कितनी इस्तिताअत है। शाजिया बीबी, मेरी जितनी इस्तिताअत अल्लाह ने दी है, मुझसे अल्लाह उतना ही पूछेगा। मैं अभी हुकूमत को के ऑर्डर खुद नहीं कर सकता, ये सब लोगों का काम है, ये आपका भी काम है। तो जिसकी इस्तिताअत है वो उतनी इस्तिताअत पे अपनी कोशिश करे, और मैं अपने से की कोशिश कर रहा हूं, और आपको भी दावत दे रहा हूं, आप भी कोशिश करें, एतराज ना करें इसके ऊपर। मुस्तफ़ा कमाल साहब, क्या आप समझते हैं कि जजेस पर प्रेशर नहीं होना चाहिए, उन्हें धमकी अमेज़ कॉल्स नहीं जानी चाहिए, उनके रिश्तेदारों को अगवा नहीं होना चाहिए? आप समझते हैं
कि ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं जजेस के साथ हूं इस मामले पे, लेकिन मैं पाकिस्तान के रियासती इदारों के भी साथ हूं कि पाकिस्तान के रियासती इदारों को, पाकिस्तान की फौज को सुबह दोपहर शाम जो है वो टीवी पे, सोशल मीडिया पे गाली नहीं बकनी चाहिए, ऐसे कमेंट्स नहीं पास करने चाहिए कि जिससे इदारों की क्रेडिबिलिटी जो लूज करे। और अगर इस मुल्क में खुदा ना खास्ता फौज डिसक्रेडिट हो गई तो मुझे कोई भी आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन मैं आपसे ये वाली बात ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान की इंटीग्रिटी में फ़ौज का बहुत बड़ा किरदार है। हमारे जो हालात हैं, रंग, नस्ल, ज़ुबान, मसलक, सियासत पे हर गली में बटे हुए हैं लोग, और फ़ौज जो है वो एक कॉमन फैक्टर है जिसने इस मुल्क को इंटैक्ट रखा हुआ है। शाम, लीबिया, इराक की आप मिसाल देख लें, वहां पर जब फौज को आपने डिसमेंटल किया अरब स्प्रिंग के नाम पर, वहां पर जत्थे बन गए, वहां पर लोगों ने लड़ाइयां की हैं, लाखों लोग मारे गए हैं, करोड़ों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। हमारे यहां भी हर गली में लड़ाई होगी अगर यहां पर फौज नहीं होगी। किसी भी इदारे को ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए। अदलिया भी उतनी अहम है, अब पार्लियामेंट भी उतनी अहम है, सियासतदान उतने अहम है, फौज भी उतनी अहम है। ये तमाम इदारे मजबूत होंगे तो मुल्क मजबूत होगा। मुस्तफा भाई जी, मैं तो डिसएग्री कर ही नहीं रहा इस वाली बात पे। जिस टॉपिक पर भी बात चल रही है तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो अदलिया के साथ हूँ। मैं तो किसी इस बात पे एतराज़ ही नहीं है मुझे। पता नहीं मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना भी गया है या नहीं सुना गया। मेरी तो किसी बात, मेरे तो ये 2 पॉइंट्स। दूसरी बात मैंने उनसे ये की है कि भाई अगर आइन में डुअल नेशनलिटी पे पाबंदी नहीं है जज साहब को बनने में, तो जुडिशरी को खुद इस वाली बात के ऊपर कोई ना कोई अपना लाएमल तैयार करना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी के लिए ये वाली ठीक बात नहीं है कि कोई भी, आज कोई भी नहीं है डुअल नेशनल, लेकिन आइन में इस बात की इजाजत है कि कोई डुअल नेशनल हो तो वो भी जो है पाकिस्तान के में आकर जज बन सकता है। ये पाकिस्तान की अदलिया की जो रिस्पेक्ट है उस हवाले से, उनकी इंटीग्रिटी, उनकी डिग्निटी के हवाले से ठीक बात नहीं है। ये वाली बात की है मैंने। तो जजेस इस पर लाहे अमल क्यों बनाए? सियासतदान पार्लियामेंट इस पर क्यों ना बनाए? जी, बना रहे हैं, असेंबली में बिल पेश हुआ है, हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, क्योंकि हर बात टीवी पे, सोशल मीडिया पे हो रही है, और ये हम भी सारे कमेंट जो है वो टीवी, सोशल मीडिया भी, भाई ये जो मैंने ख़त पढ़ा कि ये तो मुझे पार्लियामेंट में तो बात नहीं हुई है, टीवी पे चल रहा है ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेटर लिखा गया कि भाई आप बताइए कि जजेस के अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया क्या है। तो उन्होंने जवाब दिया, और वो जवाब टीवी पे लीक किया उन्होंने, या खबर जारी की, और उन्हें बताया गया कि भाई जजेस के अंदर के ऊपर कोई कदगन नहीं है अगर उसकी डुअल नेशनलिटी हो। तो इस वक्त जब चूँकि टीवी पे ये वाला मामला चल रहा है, तो इसीलिए मैंने जो है वो इस वाली बात का अपने ख्यालात का इजहार किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची के साबिक मेयर, MQM के सीनियर रहनुमा सईद कमाल साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 2 साल से इस मुल्क में सियासी लड़ाई तो बहुत हुई, लेकिन कोई मुज़ाकरात नहीं करवा सका। तो क्या ये मान लिया जाए कि सियासी क़ुव्वतें हार मान गई हैं, कोशिश करने वाले हार मान गए हैं? ना तो मुल्क के मुआशी हालात ठीक हो रहे हैं, बजट आने वाला है, आवाम डरी हुई है कि बजट में पता नहीं कौन से बम गिरने वाले हैं, गैर यकीनी की फ़ज़ा ख़त्म हो नहीं रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि सियासी क़ुव्वतें हार मान गई हैं? मुल्क में पॉलिटिकल पोलराइजेशन को लेकर एक मुकम्मल डेडलॉक है जिसका ब्रेक थ्रू भी नज़र नहीं आ रहा है। तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के अलावा तो किसी से बात करना चाहती नहीं है, और इस्टेब्लिशमेंट PTI से बातचीत नहीं करना चाहती है। नतीजा ज़ीरो है। तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि कोई रास्ता निकल नहीं सकता? सियासी मुखालिफिन बयान तो देते हैं, लेकिन अमली तौर पर एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो क्या इसका कोई हल नहीं निकल सकता? तहरीक इंसाफ 1971 के वाक़े को लेकर जो एक पूरा उन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की, और जिस पर अब तहकीकात भी शुरू हो गई हैं, तो क्या 1971 का मौजूदा सियासी हालात से, मौजूदा सिचुएशन से कोई तकाबली जायज़ा कोई बनता भी है, कंपैरिजन बनता है, नहीं बनता है? क्यों तहरीक इंसाफ अपने लिए मुश्किलात
साथ खड़ी कर रही है और अभी तक वो वीडियो डिलीट नहीं की गई है इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से, तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी है। आज साबिक सदर अलवी साहब ने भी कहा कि इमरान खान ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। उस वीडियो में उन्होंने तो समझाने की कोशिश की है कि हमीदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है आप उसको पढ़ लें, तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। तो ये मामलात कहाँ जाकर जो है ना वो दुरुस्त होंगे। मोहम्मद अली दुरानी साहब साबिक वफाकी वज़ीर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका। दुरानी साहब, ये तहरीक इंसाफ आपको नहीं लगता अपने लिए ख़ुद मुश्किलात जो है वो आप खड़ी करती है बयानबाजी करके और उल्टा मुआफ़ी के मुतालबात करके, और अब 1971 की वीडियो चलाकर और उन शख्सियात को में एक तकाबली जायज़ा वो ले रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि गद्दार कौन है, शेख मुजीब है या जनरल याहिया है। कोई आज के हालात से 1971 का कोई कंपैरिजन बनता है? देखिए, तहरीक इंसाफ की इस वक्त की जो सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ सारी हुकूमत को और पूरे निज़ाम को एक बच्चे की तरह उंगलियों पे नचा रहे हैं। वो एक बात कर देते हैं और पूरा हुकूमती निज़ाम जो है उस बात के पीछे 24 घंटे भागता रहता है। एक बयान के जवाब में 2500 बयान आते हैं, एक नाम की दवा 2500 दफा नाम आता है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त हुकूमती सतह पे एक पैरालिसिस है, पॉलिटिकल पैरालिसिस है कि सियासी तौर पे अपाहज हो चुका है हमारा पूरा निज़ाम। इसलिए ना डायलॉग कर पा रहा है, ना आगे बढ़ पा रहा है, ना पीछे हट पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। हर वक्त छत की तरफ देख रहा होता है कि ऊपर से क्या हुक्म आएगा और हम क्या करेंगे, और दूसरी तरफ जेल की तरफ देख रहा होता है कि वहां से क्या शरारत होगी जिसके जवाब में हम उछलना, नाचना और कूदना शुरू कर देंगे। मतलब ये मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से मुझे बहुत तरस आ रहा है इस वक्त की हुकूमत और इस वक्त की सियासत के ऊपर। अब मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि बानी पीटीआई जो है वो इस वक्त जेल में है। आप मुझे बताएं कि तारीख के किस हिस्से में जेल में रहने वाले किसी फर्द पे कुछ लिखने पे पाबंदी थी? लोगों ने जेलों से किताबें लिखी हैं, मज़ामीन लिखे हैं, तफासीर लिखी हैं, शायरी लिखी है। दुनिया जहान का जो अदब है वो जेल में क्रिएट, फैज अहमद फैज से लेके मौलाना मौदूदी से लेके यूसुफ, अभी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है उनसे लेके यू नेम अ पर्सन, भुट्टो साहब ने इफ आई एम असैसिनेट। आप क्यों एक बंदे को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या इतना सफोकेट कर रहे हैं कि उसकी हर बात जो है वो ये वहां से निकली कैसे? ये आपके टॉक शोज में देखता हूं 90% बात ये हो रही है कि वो तो जेल में है, जेल से कोई कागज निकला कैसे, मजमून निकला कैसे, ट्वीट निकली कैसे? भाई जेल में कोई है, काले पानी में जो लोग होते थे वो भी वहां से किताबें लिखा करते थे। मतलब आप सियासत कर रहे हैं, आप मुल्क चला रहे हैं, आइन चला रहे हैं, या एक मतलब जुगाड़ चला रहे हैं। आपको कुछ पता नहीं है, ना आइन का पता है, ना कानून का पता है। और पीटीआई वालों क्यों नहीं जाते अदालत में इस इश्यू के ऊपर कि भाई हमें, हमारे लीडर को क्यों पाबंद किया गया है कि वो कागज पेंसिल नहीं रख सकता? तो आप देखें ना, उस दिन इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस को कहा है ना कि मैं तो कैद तन्हाई में हूँ, मैं अपने वकला की टीम से मुझे मिलने नहीं दिया जाता, मुझे मिलने दिया जाए। वो सारे गिले शिकवे उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से उस दिन किए हैं। देखें जी, चीफ जस्टिस साहब से भी किए हैं। मैं ये समझता हूं कि उनके एक दिन के लिए किसी फर्द को कागज और पेन से महरूम, मियां साहब जब अटक जेल में थे वहां उनके पास किताबें होती थी, लिखने का निजाम होता था, हर चीज होती थी। मतलब मुझे ये बताएं कि क्या जस्टिफिकेशन है, क्यों नहीं वो जाके अदालत से इस चीज की परमिशन लेते कि ही शुड हैव अ पेन एंड अ पेपर and he should be allowed to write what he wants to write। दुरानी साहब, अभी भी कोशिशें चल रही हैं कोई पसे पर्दा आप लोगों की तरफ से या नहीं? मौजूदा जो पॉलिटिकल क़यादत है वो तो कहते हैं कि इनके साथ जो हम बात नहीं करते तो गाली गलौज करते हैं, तो तहरीक इंसाफ के साथ बात नहीं हो सकती, तो तहरीक इंसाफ भी नहीं करना चाहती। हुकूमत जो है ना वो 20% की हुकूमत है। जैसे कल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा 15 रुपए तेल कम होगा और 4 रुपए कम होगा। हम सब खुश हो गए थे, कल तक हम सब खुश थे। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी 15 रुपए में 4 रुपए का अख्तियार है।
ठीक है ना जी। इसलिए उनको उसी पर्सपेक्टिव में देखें। इस वक्त की जो बात है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत मेल्ट डाउन कर रही है, ये पिघल रही है। चंद दिनों में आप देखेंगे, मैं ये बिल्कुल देख सकता हूं एक सियासी आंख की वजह से, कि असेंबली के अंदर पीटीआई वालों की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी अदालती के जरिए। आपको मैं देखिए ना, मखसूस नशिस्तों पर फुल कोर्ट बन गया है, तो चीजें कुछ लगता है कोई बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जानी थी आपको, मैं तो कब से आप लोगों से बात कर रहा हूं और बता रहा हूं। देखें, ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना, वो एक पेंडू कॉन्सेप्ट नहीं होता जी, इकट्ठे बैग इन्हें मेज पे बैठ के कोई फैसले नहीं हुआ करते, कोई डायलॉग मेज पे नहीं हुआ करते। बहुत अर्सा पहले मैंने एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी कि ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी के ऊपर सारी डेवलपमेंट्स होती हैं, और ट्रैक टू डिप्लोमेसी वो होती है जो रिपोर्ट नहीं होती, और जो चीज रिपोर्ट हो जाए वो होती नहीं है। उस टेबल पे फैसला होता है जिस टेबल पे बैठने से पहले फैसले हो चुके होते हैं। या मैं तो जितने भी हमारे सियासत में आए हुए नए दोस्त हैं, मैं उनको एजुकेट करने की कोशिश करता हूं कि सियासत जो है वो बयानात का काम नहीं है। हमने समझा है हम सारा सियासत का बर्डन जो है वो जर्नलिज्म पर डाल देते हैं। ठीक है जी, हमारे अच्छे बड़े बड़े, आपको अल्लाह ताला ने महफूज रखा है, बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो है वो जर्नलिस्ट के बजाय जो है मुखबर बन जाते हैं, और वो इतलात लेके आते हैं, वो मुखबरी करते हैं कि जी ये होने जा रहा है। जर्नलिस्ट का क्या काम? जर्नलिस्ट अगर बताएगा कि ये होने जा रहा है तो उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, ये नहीं कि जी मैं दुरानी साहब, आप इस सिस्टम का हिस्सा रहे हुए हैं, आप मेरे इल्म में तो नहीं है, IMF ने क्या कभी इससे पहले भी जो एक पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी है इसको लेकर कभी सवाल उठाए हो और जोड़ा हो कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ मार्शल लॉ भी लगे हैं, हुकूमतें वक्त से पहले घर भेजी भी जाती रही हैं, क्या इससे पहले ऐसी सियासी अदम इस्तेहकाम पर ये गैर मुल्की इदारे कभी इससे पहले बोले? देखिए, इस वक्त की बात यह है कि आपकी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी का लेवल जो है, ये लेवल माजी में कभी नहीं रहा। जिस लेवल पे आज आप हैं उस लेवल पे आप माजी में कभी नहीं रहे। और आज आप वैसे मैं आज एक पढ़ा था कि अगर हुक्मरान जो है ना, सियासतदान, वो ताजरों से ज्यादा अमीर हो जाए ना तो फिर मुल्क में गुर्बत पैदा होना शुरू हो जाए। मतलब है कि आपकी सियासत जो है उसने तिजारत शुरू कर दी है। आपका इख्तियार जो है वो पैसे को पैदा करने का जरिया उन्होंने अपने इख्तियार को बना लिया है। उसकी वजह से सारी दुनिया के अंदर इख्तियार की भद उड़ गई है। इस वक्त पाकिस्तान में इख्तियार वाले लोगों की दुनिया की नजर में इज्जत नहीं है। जो पैसा आपको दे रहा है वो आपको वैसे ही ट्रीट करता है जैसे किसी बेकारी को कोई ट्रीट करता है। वेरी ट्रू। आप पे IMF जो कुछ कह रहा है आपको मानना पड़ता है और मानना पड़ेगा। अभी भी अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे तो वो एक इशारा करेंगे तो आप लाइन बना के जो है उनके इशारे को पर चल पड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वज़ीर दुरानी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, हमें फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।